हाँ, कंप्लीट कर लिया ना अपन। अब देखो, ये जो मोशन है, जब ये डिस्क ऐसे आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इस केस में ये जो पाथ आपके पास बन रहा है, इस पाथ को हम लोग नाम देते हैं साइक्लॉइड की बात करते हैं। तो बेसिकली किसी भी रोलिंग डिस्क के सरकमफेरेंस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, वो आपके साइक्लॉइड पाथ को फॉलो करता है। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ये हमारे पास, और मैंने यहां पर ये कोई एक डिस्क ली हुई है, बेटा बात करना बंद करो जा। साइक्लॉइड पाथ हमारे दो जगह है, एक 11th में रोटेशन में है, और अभी हम लोग 12th में आएंगे तो 12th में आपको मैग्नेटिज्म में मिलेगा। ठीक, अब देखो जैसे ये डिस्क रोल करती हुई जा रही है, तो मैं इसके सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट ये ले लेता हूं, पी पॉइंट लिया। अगर ये पी पॉइंट मैं लेता हूं तो ये पाथ कुछ ये यहां पर ये पाथ पी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये दोबारा से यहां पे आया, और बताओ दोबारा से अगर ये यहां पर आया तो बताओ ये क्या आया, मोमेंटरी रेस्ट पे आया होगा। फिर इसके बाद जब ये आगे जाएगा तो बताओ ये पाथ आपके पास ये इस तरीके से है। बताओ ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये गया, और यहां पे आके मोमेंटरी एकदम से इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो इसीलिए ये बताओ ग्राफ आपको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहां पे एज मिल रहा है आपके। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां पर ये पाथ, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास ये मोशन इस तरीके से, ये मोशन यहां पर हो रहा होगा। तो ये जो पाथ है आपके पास, इस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पाथ इज साइक्लॉइड है आपके पास। ये जो है आपके पास, तो जैसे कोई भी आपके पास कोई एक डिस्क है, तो अगर उस पे आप एक पॉइंट मार्क कर दो, यहां पे जैसे हमने यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया, तो इसका पाथ जो आपको मिल रहा होगा वही आपके पास क्या है, साइक्लॉइडल पाथ है आपके पास। ठीक, और इस कर्व को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग साइक्लॉइड बोल देते हैं। एज सच अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के सिलेबस में हमारा नहीं है ये, इसलिए हमें बहुत ज्यादा हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। बट हमें ये दो जगह पूछा था तो हमें इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर लेट से मेरे पास, मैंने कहा कि ये t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये ऐसे। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास अब यही आएगा आपके पास, अगर ऐसा है तो अभी हम केस 1 ले रहे हैं, केस ऑफ प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। यहां पे रोलिंग हो रही है, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं है। बताओ अगर रोलिंग है, ये रोल कर रहा है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिस्टेंस आगे जाएगा, 2 पाई आर। ये आपके पास 2 पाई आर। अब एक क्वेश्चन देखो अभी हमारा यही है, यहां पर हमें ये फाइंड आउट करना, डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके कंप्लीट रोटेशन में ये कितना आपके पास, ये एक पार्ट हुआ, तो ये हमारा पहला हो गया, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन वन कंप्लीट रोटेशन। सेकेंड पार्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, वहां पर वो हमसे पूछता है इसका आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड हमें यहां पे बात करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर
at the highest point of trajectory. ये सेकंड हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें एक थर्ड पार्ट हम लोग इसकी बात करेंगे, वो हमसे थर्ड ये पूछेगा, फाइंड आउट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, y coordinates at general time t is equal to t. t is equal to t पे ये आपके पास क्या है, ये यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस में, उसके x और y कोऑर्डिनेट फाइंड। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग स्लिपिंग वाले केस को देखेंगे कि जब स्लिपिंग होने लगेगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तब ये ट्रेजेक्ट्री कैसे क्या क्या चेंज हो गया। अब अगर बेटा आप लोग नोट मत करो, पहले आप समझिए, आप लोग पीडीएफ से बाद में फुर्सत से नोट कर लियो, और इनफैक्ट इसको सेव कर लेना तो डायरेक्टली आपके। अब यहां पे क्योंकि ऐसे डायग्राम बनाओगे सही से बनेंगे नहीं, तो समझ में नहीं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल टू टी। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड वाला पार्ट निकालते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं एट टी इज इक्वल टू टी। अब देखो, अगर मैं इस केस को देखूं, यहां पर ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, यहां पर ये डिस्क है आपके पास, ये इनिशियली ऐसे थी और कुछ टाइम बाद ये डिस्क बताओ यहां पहुंच गई। ठीक, ये मैंने कहा यहां पे t इज इक्वल टू 0 है, और इस t इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट P ये ग्राउंड पे है, और किसी t इज इक्वल टू t की बात करें, इस t इज इक्वल टू t पर ये यहां पहुंच गया। बताओ इसके पास VCM होगा और इसके पास एक ओमेगा होगा, और VCM इज इक्वल टू R ओमेगा होगा। ये कंडीशन होगी फॉर प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन। अब बताओ अगर ऐसा है इस केस में, तो अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट को देखें, तो इस ट्रांसलेशन पार्ट में टी टाइम में बताओ ये सेंटर कितना आगे चला गया होगा। सिंपली अगर मैं बात करूं, ये एक्स की बात करूं, बताओ ये एक्स कितना आगे गया होगा आपका, दिस एक्स इज इक्वल टू VCM इंटू टी, इतना आगे चला। बताओ लेकिन इतने ही टाइम में बताओ क्या ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये कुछ एंगल भी कवर कर लेगा, और बताओ ये रोटेट करके अब ये पॉइंट P कहीं यहां आ गया होगा, और ये थीटा रोटेट कर गया होगा। अब बताओ यहां पर VCM और ओमेगा कांस्टेंट है, एक्सेलरेटेड नहीं है ये, यहां पर मैंने VCM आपको बोला हुआ ये कांस्टेंट है, तो बताओ यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ओमेगा इंटू टी। बताओ थीटा आपके पास VCM बाय R इंटू टी। ठीक, अब अगर ऐसा है तो अगर ये R रेडियस है आपके पास, तो ये आपके पास कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चा, दिस इज R साइन थीटा। और अगर इधर मैं बात करूं तो ये बताओ कितना हो गया आपके पास, R cos थीटा। तो ये जो हमें y चाहिए, बताओ ये डिस्टेंस, बताओ ये कितना हो गया आपका, R माइनस का R cos थीटा, हाँ या ना। अब बताओ अगर इस केस में हम लोग यहां पर x कोऑर्डिनेट की बात करें, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, x इज इक्वल टू VCM इंटू टी। तो ये आगे गया, बट इसके रोटेट करने के कारण बताओ कितना पीछे चला गया, R साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का R साइन थीटा। तो x की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज VCM इंटू टी माइनस का R साइन थीटा साइन, बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज VCM बाय R इंटू टी। बताओ ये आपके पास x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ये x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत डायग्राम बना तुरंत, क्योंकि वो हर बार ये कंडीशन चेंज कर देगा, तो फिर आपका आंसर हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम बात कर रहे होंगे। ठीक, बताओ इसके बाद अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा, ये यही तो y ऊपर गया, किसके बराबर होगा, R माइनस R cos थीटा। तो अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो ये क्या आपके पास आएगा, इस केस की अगर मैं बात करूं, दिस इज R माइनस R cos ऑफ VCM बाय R
इंटू टी, तो यहां से हम y कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करते हैं, दिस इज r इंटू 1 माइनस का कॉस ऑफ VCM इंटू टी बाय आर। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने इससे डिफाइन कर लिया। अब इससे टाइम को एलिमिनेट करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी, बट टाइम को एलिमिनेट करना इतना आसान होगा नहीं यहां पर, बट इसलिए हम लोग उस पार्ट में जा नहीं रहे। हमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करता है किसी भी जनरल टाइम पे, तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से तुरंत के तुरंत बता सकते हैं। अब दूसरा टास्क, सेकेंड, अब मुझे डिस्टेंस बतानी है। मैं यहां पे बात करूं कितनी डिस्टेंस कवर होगी distance covered in one complete rotation। ग्यासी बताओ बेटा कैसे करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करें, टाइम निकालना है, टाइम तो टी है। बताओ गुरनूर कैसे करेंगे, कौन भी आंसर करेगा? ये क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? डिस्टेंस तो किसी एक पॉइंट की होती है ना। क्या निकाल लोगे? हाँ फिर कांस्टेंट तो यहाँ होगा। हाँ ऐसा देखो बेटा, आपके पास डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका मैंने बताया, और ये हम कई जगह इस बात को यूज कर चुके हैं। डिस्टेंस तभी निकलती है जब आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वो ds बाई dt, और इंस्टेंटेनियस स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। इसके अलावा कोई मेथड है ही नहीं डिस्टेंस फाइंड आउट करने। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इस केस में होगा क्या, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूं, मैं इसको इधर ले चलता हूं। अब ये है सिचुएशन, सब लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान देना। इस केस में अब इसको हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए ध्यान से, अब मैं अगर किसी t इज इक्वल टू टी की बात करूं, तो t इज इक्वल टू टी पे बताओ मैं यहां पे हूं कहीं, ये पॉइंट P यहां पर है। बताओ इधर एक आपके पास r ओमेगा होगा, और ये r ओमेगा बताओ VCM के बराबर होगा, और एक इसका ट्रांसलेशनल पार्ट के कारण बताओ एक VCM यहां पर हुआ। ठीक, अब बताओ अगर ये थीटा है, ये 90 हुआ, तो ये वाला एंगल बताओ कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? अब बताओ अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो VCM का ये कंपोनेंट क्या आ गया, पास वाला कॉस होता है, तो ये हो जाएगा VCM कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो गया। और ये वाला कंपोनेंट बताओ VCM का क्या हो गया, दिस इज VCM साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बताओ कॉस थीटा आपके पास है। तो इस केस में अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालें, P पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर, तो हो जाएगा VCM माइनस का VCM साइन थीटा आई कैप प्लस का VCM कॉस थीटा। थीटा ये हुआ, अच्छा थीटा ये, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। और ये एंगल थीटा है, तो ये पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VCM cos थीटा, और ये cos थीटा है, तो ये वाला बताओ क्या हो जाएगा, VCM sin थीटा। तो ये VCM sin थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा, दिस इज VCM, ये आपके पास क्या लिख दूं यहां पर, दिस इज cos थीटा, और ये हो जाएगा VCM sin थीटा j कैप। पक्का? अब बताओ वेलोसिटी मेरे पास आ गई, तो अब बताओ हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, ये क्या है आपके पास, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। बताओ इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बताओ क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं,
एट टी इज इक्वल टू टी, तो ये वीपी की वैल्यू हो जाएगी, क्या था यार, वीसीएम माइनस वीसीएम कॉस थीटा था ना, तो दिस इज वीसीएम माइनस का वीसीएम कॉस थीटा, बताओ होल स्क्वायर प्लस वीसीएम साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये यही तो आया। अब बताओ ये है आपके पास, तो ये वीसीएम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वीसीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर, 2 वीसीएम स्क्वायर माइनस 2 वीसीएम कॉस थीटा। बताओ ये वीपी की बात करें तो ये ऐसे ही तो आएगा, दिस इज ट्वाइस वीसीएम स्क्वायर माइनस ट्वाइस वीसीएम स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर इस वीपी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस वीसीएम स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख लेंगे बच्चा, दिस इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यही तो हुआ। तो अल्टीमेटली वीपी की वैल्यू बताओ क्या हो गई, ट्वाइस वीसीएम इंटू साइन थीटा बाई 2। ऑब्वियसली हमें मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, बट हमारा इंटीग्रेशन बताओ थीटा कहां से कहां जाएगा, अभी थीटा में ले ही नहीं जाते, अभी थम जाओ थोड़ी देर। बताओ मेरे पास थीटा ओमेगा टी होगा, हाँ या ना, तो बताओ इसको हम अगर लिखें, वीपी कैन बी रिटन एज ट्वाइस वीसीएम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2, और इसका मॉड बताओ ये यही तो हुआ। अब बताओ वीपी को हम लोग लिख सकते हैं, वीपी कैन बी रिटन एज, बताओ डीएस बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं ट्वाइस वीसीएम इंटू मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी बाई 2। अब बताओ ये डीएस की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज ट्वाइस वीसीएम इंटू साइन ऑफ मॉड ओमेगा टी बाई 2 डी टी, और लिमिट हो जाएगी 0 से टाइम पीरियड। बताओ ओमेगा कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड बताओ मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, अरे हाँ ना, तो टी 2 पाई, और तो इस पूरे इंटरवल में ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी यार, तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एस आएगा, और एस की वैल्यू हो गई 2 वीसीएम। याद है फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। बेटा बोला करो यार, ये पूरी हमने फिजिक्स संभाल ली और आखिरी में मैथ्स गलत करी, सभी बेकार जाएगा आपका। और ये इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स, बस क्या होता है माइनस का कॉस ए एक्स, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय 2, और डिवाइडेड बाय बताओ ओमेगा 2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट बताओ कितनी हो गई, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। पक्का एस की वैल्यू हो जाएगी 4 वीसीएम बाय ओमेगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, बताओ 2 पाई बाय ओमेगा रखेंगे तो बताओ कितना बचेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बताओ ये कॉस पाई बचेगा, माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 1, -2 -1 प्लस, तो बताओ एस की वैल्यू 8 वीसीएम बाय ओमेगा, और वीसीएम को लिख सकते हैं आर ओमेगा बाय ओमेगा। और बेटा ये एक बार तो हमने डिराइव कर लिया, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है कि जब भी प्योर रोलिंग होती है ना, तो कोई भी सरकमफेरेंस पे पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताओ कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस, यहां से जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपके पास 8r के बराबर होता है, ये डिस्टेंस टोटल 8r। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये 2 पाई, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। यहां तक कहानी क्लियर, सहमत सभी लोग मेरी बात से। तो हमने क्या क्या टास्क कैलकुलेट कर लिया, एक तो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लिए, बहुत आसान पार्ट, और एक हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। और डिस्टेंस तो यार अब आगे से तो हम इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, अब तो से याद ही रखेंगे, वैल्यू कितनी होती है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट 8r के बराबर। अब थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो, अब एक क्वेश्चन बचा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, करो थोड़ा दिमाग लगाओ, नोट वोट मत करो, नोट आप लोग बाद में करेगा।
हाँ बेटा, बेटा IUR एक इंस्टेंटेनियस है, जैसे जैसे ये मूव करेगा आपके पास, बताओ IUR तो यहाँ पे भागता रहेगा ना, तो उसको कैसे डिस्कस करोगे? पक्का ना? और आपको हमने बुकलेट में सब डायग्राम दिए हुए हैं, तो अपना फुर्सत से जो है ना घर पे उसको प्रॉपर वहां पे नोट कर लेना। गलत है यार, एब्सर्ड बात है, बिल्कुल गलत है। मतलब कोई भी रैंडम आंसर मत, गलत है। हमेशा बहुत, जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, थोड़ा टाइम दो, बहुत ज्यादा आंसर देखो। हमेशा एक बात ध्यान रखो, फिजिक्स सीखनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे नहीं सीख पाओगे, पाथ ओरिएंटेड रहोगे फिजिक्स बहुत सही समझ में आएगी। हाँ, पाथ ओरिएंटेड रहने में जहां कंसेप्ट समझ में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हो सकता है जिसने आपके पड़ोसी ने रट्टा मार लिया ना, उसको तुरंत के तुरंत वो आंसर कर दे, लेकिन जब आप इसके 4 महीने बाद जाओगे ना, तो उसे कुछ नहीं रिकॉल होगा, आपको सब पता होगा, क्योंकि आपने सारी चीजें बड़े कंसेप्चुअल वे से की है। तो इसे कंसेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ा टाइम दो। जी का तो क्या रोल है यार, प्रोजेक्टाइल तो यहां हो रहा है भाई। हाँ, नहीं, देखो आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग समझ रहे हो? वो उस कर्व का इंस्टेंटेनियस रेडियस, मैं तब आप लोग शायद कुछ गलत ट्रैक पे ही चल रहे हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, देखो अगर मैं इस केस की बात, अब बेटा मैं तब ध्यान दो, मैं समझाता हूं आपको। ये वो डिस्क है जो रोल कर रही है। अब बताओ अगर इसकी बात करें तो इसका जो पैराबोलिक, सॉरी साइक्लॉइडल पाथ है, वो साइक्लॉइडल पाथ कुछ ऐसे है, ये इस तरीके से साइक्लॉइडल पाथ दिया हुआ है आपका। ये इस तरीके साइक्लॉइड, अब देखो इसका टॉप मोस्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ, अगर मैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या हुआ आपके पास, कि अगर मैं इसको यहां पर देखूं एक इंस्टेंटेनियस, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस केस की अगर मैं बात करूं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता रहा है इंस्टेंटेनियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कुछ यहां पर, ये इसका सेंटर होगा और ये इसका रेडियस R1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपके पास मोशन है, जो पाथ है, उसको छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, और वो एक पार्ट ऑफ सर्कल होगा, और उस सर्कल का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। पहले तो बात सभी क्लियर? अब देखो कैसे, बताओ इस मोशन को अगर हम लोग, इस मोशन को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, बताओ अलग अलग करने पे हम इसके ट्रांसलेशनल पार्ट की बात करेंगे, हम इसके रोटेशनल पार्ट की बात करेंगे, और हम इसके कंबाइंड मोशन की बात करेंगे। जरा ध्यान से समझना। बताओ अगर ट्रांसलेशनल पार्ट की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया ट्रांसलेशनल पार्ट में हर पॉइंट VCM से जाएगा, यहां पे हर पॉइंट VCM से जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें कोई भी इसके कारण ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक। प्लस बताओ अगर इसके रोटेशनल पार्ट की बात करें, तो रोटेशनल पार्ट में बताओ यहां पर ये स्पीड आपके पास R ओमेगा, ये R ओमेगा, ये R ओमेगा, और ये R ओमेगा। अगर ये स्पीड हर जगह पे R ओमेगा है,
तो यहां पर रोटेशनल एक्सेलरेशन तो आएगा, और वो ए रोटेशन किसके बराबर हुआ? ए सेंट्रीपेटल पेटल, और ये ए सेंट्रीपेटल किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वीसीएम स्क्वायर बाय आर, और ये किधर लगेगा बच्चा? टुवर्ड सेंटर। बताओ ये यही तो, इस पॉइंट को अगर पी पॉइंट की बात करें तो बताओ ये पी पॉइंट एपी, बताओ यही तो लग रहा होगा, हाँ या ना? अब अगर इसके कंबाइंड मोशन की बात करें तो ये पॉइंट किससे मूव कर रहा होगा? 2 वीसीएम से, और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन बताओ एपी क्या हो गया? दिस इज वीसीएम स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना? अब जब इसके कंबाइंड मोशन को देखते हैं, कंबाइंड मोशन को देखें तो ये पॉइंट किससे मूव कर रहा है? 2 वीसीएम। अब अगर इसके कंबाइंड मोशन के हिसाब से अगर हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिखें तो एपी का एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा? दिस इज ट्वाइस वीसीएम का होल स्क्वायर अपॉन R1। एज अ होल अगर देखें तो अब अभी तो मुझे ये ऐसे ही दिख रहा होगा ना, जैसे ये इस सर्कल पे मूव कर रहा है, और इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? वो R1 है, और इसकी नेट स्पीड बताओ 2 वीसीएम, तो इसका एपी ये आएगा। और उसे अलग अलग करके देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू वी सीएम स्क्वायर बाय आर। तो ये कैंसिल आउट, बताओ R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4R। पहले तो बात चमकी या नहीं? पक्का ना भाई? एक बार हमने अलग अलग करके एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो एज अ होल मोशन डिस्कस करना है। एज अ होल देखेंगे तो इसकी स्पीड कितनी है टेंजेंशियल? 2 वीसीएम, और इसका रेडियस कितना है? R1। कहानी खत्म। पहले तो मेरी बात चमकी या नहीं? हाँ, कोई डाउट किसी को? तो अब ये रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 8R। टॉपमोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो गया? सॉरी, टॉपमोस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? 4R। और मैं बात करूं यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो भी हम तुरंत के तुरंत। अब देखो ध्यान दो, पहले यहां तक केस सभी को क्लियर? पक्का? अब वापस या इस पे चलते हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है? अरे वही तो बोल, एज क्यों आ रहा है? मोमेंटरी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था और एकदम से इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो सडन वेलोसिटी जीरो हुई, तो वहां पे अपने आप बताओ क्या होगा आपके डिस्क? अच्छा, यहाँ पे लूप फॉर्म नहीं हो रहे, क्यों नहीं लूप फॉर्म हो रहे? ये डायग्राम ऐसे क्यों नहीं मिल रहा हमें? ये ऐसे भी तो मिल सकता था, ये ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा क्यों? उसने पूछा हमसे ये क्वेश्चन। हाँ बताओ अभिषेक, और प्रिसाइज थोड़ा। देखो, लूप फॉर्म तब होता है जब कुछ पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। इस केस की बात करें, यहां पे जितने भी पॉइंट इस डिस्क पे लाई कर रहे हैं ना बेटा, हर पॉइंट जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेप्ट कांटेक्ट पॉइंट जो रेस्ट पे है, इसलिए यहां पे लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। लिखिए पॉइंट, पॉइंट्स लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, केस ऑफ प्योर रोलिंग, all points of circumference, क्योंकि हम लोग यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, या सर्कमफेरेंस, all points of disk will have velocity in forward direction except contact point. ठीक, ब्रैकेट में लिखिए, due to zero velocity of contact point,
we will find non-differentiability at contact points. कांटेक्ट पॉइंट पे क्यों हुआ? बात सभी को क्लियर ना? ठीक, थर्ड पॉइंट इसमें लिखिए, हियर वी विल नॉट फाइंड एनी लूप, we will not find any loop formation. Here we will not find any loop formation because all points will have velocity in forward direction. लूप फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए था? बैकवर्ड वेलोसिटी होनी चाहिए थी. क्या मैंने बोला था? Here we will not find any loop formation because all points will have velocity in forward direction. ठीक है ना? बस ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे पूछे गए थे, तो बस वो पॉइंट्स हम लोग एक बार नोट कर ले रहे हैं. कहानी यहां तक पूरी तरह से क्लियर? अच्छा, अब केस 2 पे आइए बच्चा. ये लोग बाद में आप लोग नोट करिएगा. केस 2 आता है यहां पर. केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग. मतलब यहां पर VCM की वैल्यू बताओ क्या होगी? R ओमेगा. अगर ऐसा है तो यहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट VP होगा आपके पास, जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, बताओ उसकी स्पीड बताओ हमेशा नॉन जीरो होगी. मतलब इस केस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस केस में कर्व जो होगा आपके पास, अब बताओ क्या हो जाएगा इस कर्व में? बताओ अब ये कर्व अगर है, ये कर्व यहां पर ये कुछ इस तरीके से होगा. अब ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी नहीं मिल रही. अब वो डिजाइन थोड़ा खतरनाक हो सकता है. वो ऐसे ही तो कुछ कर्व होगा. मतलब अब इस केस में यहां पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो इसलिए ये कर्व विल बी डिफरेंशिएबल at all points. Note non-zero forward non-zero velocity in forward direction. मैंने मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना? All point must have non-zero velocity in forward direction, due to which curve will be differentiable at all point. अब जैसे ये जो है ना, एक तरीके से अगर आप साइक्लॉइड होता है ना, तो उसको ऐसे स्ट्रेच कर दो, तो एक पॉइंट को स्ट्रेच करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉइंट, लाइन में. तो ये अब है नहीं साइक्लॉइड, बस इसको हम समझने के लिए ये काइंड ऑफ एक स्ट्रेच साइक्लॉइड ही तो हो गया आपके पास. हमने एक साइक्लॉइड को स्ट्रेच कर दिया, तो ये यही तो पार्ट आपके पास आएगा. पहले तो बात सभी को क्लियर है आपके पास? तो अगर VCM इज इक्वल टू R ओमेगा है, VCM ग्रेटर देन R ओमेगा है, तो ये कर्व हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अब वो कहीं पर भी मोमेंटरी रेस्ट पे आ नहीं रहा है. क्लियर बात? अब सभी लोग अटेम्प्ट करिए. बैकवर्ड स्लिपिंग VCM लेस देन R ओमेगा, उसका ग्राफ एक रफ स्केच बनाइए अपने समझ के हिसाब से. अब ये बैकवर्ड स्लिपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं.
बैकवर्ड स्लिपिंग की बात करें तो यहां पर VCM की वैल्यू कम होगी, R ओमेगा ज्यादा होगा, और VCM आप कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करें तो एक तरीके से कॉन्टैक्ट पॉइंट R ओमेगा माइनस VCM, बताओ एक तरीके से माइनस आई कैप में ये जा रहा होगा। ठीक, अब देखो यहां पे एक बात को समझ लेना, अगर इस केस की बात करें, अगर यहां पर VCM आपके पास R ओमेगा से कम है, बताओ जब VCM R ओमेगा के बराबर था तब बताओ IOR कहां मिला था, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। अब VCM कम हो गया तो बताओ इसका IOR कहीं यहां कहीं मिल जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि अब VCM ये आपके पास ये कैपिटल R ओमेगा से तो छोटा है, तो बताओ VCM बताओ किसी एक, तो यहां पर अगर ये आपके पास IOR है तो ये VCM से ऐसे आगे जा रहा होगा, और ये स्मॉल r बताओ ये R ओमेगा, अब बताओ इसी केस में तो ये बराबर हो पाएंगे, VCM इज इक्वल टू स्मॉल r ओमेगा। अब देखो अगर ये IOR है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं बताओ इनकी स्पीड किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं बताओ इनकी स्पीड बताओ क्या होगी आपके पास, बताओ क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे ही तो होगा। बताओ ये पॉइंट आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो बताओ यहां पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बताओ वो क्या कर रहा होगा, वो पीछे जाने के बाद फिर आगे आ रहा होगा आपके पास। तो बताओ यहां पे 100%, बताओ यहां पर आपके जब इस कर्व की बात करेंगे बताओ क्या यहां पे ऐसे लूप फॉर्मेशन होगा, बताओ ये इसी तरीके, और इसका कोई पूछता है एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि इस केस में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी बताओ किधर है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड जाने के बाद वो फिर बताओ आगे की तरफ आ रहा होगा। ठीक, तो यहां पे लूप क्यों फॉर्म हो रहे हैं, ड्यू टू द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। डायग्राम बनाओ, तो ये सब फॉरवर्ड है, अगर सब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ये पॉइंट किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बैकवर्ड तो होगी नहीं, तो लूप बनेगा ही नहीं। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड है तो जैसे ही टच करेगा इसके पीछे जाने की टेंडेंसी होगी, तो लूप फॉर्म हो जाएगा। इसमें बस एक पॉइंट लिख लीजिए, इन दिस केस, in this case loops will be found due to backward velocity of contact point। फाउंड किया बेटा लिखो, लूप्स विल बी ऑब्टेन्ड लिखे, लूप्स विल बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो अब क्या होता है ना, अब जैसे कई जगह क्या होता है, उसे कोई क्वेश्चन पूछना होता है, समझना, ये तीनों ग्राफ मैंने क्यों बताया। अब वो हमें सीधे सीधे नहीं बताना चाह रहा है कि स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो क्या करता था, ट्रैजेक्टरी दे देता है। तो डिसकंटिन्यूअस वाला है आपके ग्राफ, नॉन डिफरेंशिएबल वाला सीधे प्योर रोलिंग, इस कर्व जो है ना वो स्ट्रेच कर दिया तो बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग, और लूप फॉर्मेशन हो गया तो बैकवर्ड स्लिपिंग। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन हमें देता है, तो इसलिए हम लोग एक बार इस बात को हमने पूरा जनरलाइज कर लिया, और जितने भी पॉसिबल केसेस थे हम लोगों ने सारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। बताओ कहानी सभी को पूरी तरह क्लियर, पक्का?